तो प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सवाद क्या है, किसे कहते हैं मार्क्सवाद? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मार्क्सवाद है क्या आखिर। तो मार्क्सवाद है एक विचारधारा। मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो कि साम्यवाद के स्वरूप पैदा हुई। तो हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। हिंदी में जो कविता थी हमारी, हमने जैसे पहले पढ़ा था प्रगतिवाद 1936, वो जो प्रगतिवादी जो काव्य है, कविता है, वो मार्क्सवाद से प्रभावित है, उससे मिलती जुलती है। तो हिंदी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि हिंदी की जो प्रगतिवादी कविता है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है और मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप क्या माना गया है? प्रगतिवाद। मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप क्या है? प्रगतिवाद। और हमने देखा कि जो भी हमने प्रगतिवादी काव्य के दौरान रचनाएं पढ़ी थी, जो विशेषताएं पढ़ी थी, वो ही लगभग मार्क्सवाद के अंदर आती है। तो मार्क्सवाद के प्रवर्तक जो हैं, मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद का जन्म हुआ था, का वाद चला था। और कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के थे, अर्थशास्त्री, और 1818 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1883। यानी इनका जो काल है कार्ल मार्क्स का, वो 1818 से 1883 के मध्य माना गया है। और कार्ल मार्क्स के नाम पर ही मार्क्सवादी की जो विचारधारा है वो पनपी है। मार्क्स की जो विचारधारा है, जो उन्होंने विचारधारा का जन्म दिया, जो उन्होंने काव्य लिखे, जो उन्हें साम्यवाद स्थापित करने की कोशिश की या किया, तो उनके विचारधारा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, और दूसरा है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, दूसरा पार्ट इनका मूल्य वृद्धि का सिद्धांत है। और तीसरा उनका पार्ट है मानव सभ्यता के विकास की, मानव या विश्व सभ्यता के विकास की अवस्था। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा के अनुसार 3 महत्वपूर्ण भाग बताए। वो थे द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और मानव विश्व सभ्यता के विकास की अवस्था। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। कार्ल मार्क्स ने जो अपनी विचारधारा मार्क्सवाद के रूप में स्थापित की, उनका सबसे महत्वपूर्ण भाग उन्होंने माना द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है द्वंद्व, यानी संघर्ष को कहते हैं। द्वंद्व यानी कि संघर्ष से शुरू होता है,
और संघर्ष द्वंद्व से शुरू होता हुआ दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से, दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से, दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति का विकास होता है, तीसरी शक्ति का विकास होता है। यानी कि उनका मानना है कार्ल मार्क्स का कि द्वंद्व जो है वो संघर्ष से शुरू होता है, द्वंद्व संघर्ष से शुरू होता है और दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति का विकास होता है या वो पनपती है। तो मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सवाद के अनुसार जो सृष्टि का विकास है इसी द्वंद्वात्मक शक्ति से शुरू हुआ था। मार्क्सवाद के अनुसार इस सृष्टि का विकास जो है इसी द्वंद्व या संघर्ष से माना जाता है। यानी उन्होंने कहा है कि इस सृष्टि का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका जो संघर्ष या विकास हुआ है वो किस स्वरूप में हुआ है, इसी द्वंद्व के कारण हुआ है। और द्वंद्व किसका द्वंद्व, यानी दो विरोधी शक्तियों का जब द्वंद्व होता है, दो विरोधी शक्तियां जब आपस में लड़ती हैं, द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, तब तीसरी शक्ति का विकास होता है और इसी क्रम में आगे से आगे इसका विकास होता गया। और मार्क्सवाद कहते हैं कि सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास है इसी द्वंद्व संघर्ष से शुरू होता माना गया है। और मार्क्सवाद की महत्वपूर्ण एक व्याख्या है कि वो मार्क्सवाद अलौकिक सत्ता, यानी एक लौकिक होती है और एक अलौकिक, मार्क्सवाद अलौकिक सत्ता जिसके रूप में जैसे आत्मा परमात्मा है, स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यानी मार्क्सवाद क्या कहते हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा क्या है कि वो मानते हैं कि अलौकिक सत्ता जो है, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, देवी देवता, धर्म, इन चीजों में वो विश्वास नहीं करता, वो इसकी सत्ता को, संघर्ष को मानता बिल्कुल नहीं है, स्वर्ग नरक के अस्तित्व को स्वीकार वो बिल्कुल नहीं करता। मार्क्सवाद ने जो दूसरा नियम दिया मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, उसमें क्या क्या जरूरी है कि एक तो मूल पदार्थ, एक उन्होंने स्थूल साधन को माना और श्रमिक का श्रम माना और मूल्य वृद्धि मानी। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स ने समाज को है वो दो वर्गों में बांटा था। जैसे हमने प्रगतिवाद के दौरान पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में बांटा। एक था शोषक वर्ग, जिसके अंदर जैसे पूंजीपति है, पूंजीपति, जमींदार, मील मालिक है और उद्योगपति। दूसरा उन्होंने वर्ग दिया, वर्ग जो माना वो था शोषित वर्ग। शोषित वर्ग के अंतर्गत उन्होंने
जैसे श्रमिकों को लिया, श्रमिक है, किसान है, मजदूर है, पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को लिया। शोषक वर्ग जो है वो शोषित वर्गों का क्या करता है, शोषण करता है, यानी उनको उनके मूल्य, उनका श्रम, जो श्रमिक का जो श्रम है उनकी उचित मूल्य उनको नहीं देता, किसी भी तरह उनका शोषण वो करता है। मार्क्सवाद शोषण का विरोध करता है, शोषण का विरोध करता है मार्क्सवाद। जो शोषण हो रहा है शोषितों का, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, शोषण का इन्होंने विरोध किया है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति वो क्या है, अपनी सहानुभूति दिखाता है। और समाज में इन दोनों वर्गों के बीच, कौन से दोनों वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, इन दोनों के बीच वो समता स्थापित करना चाहता है। समता यानी समानता, साम्यवाद, समानता स्थापित करना चाहता है मार्क्सवाद। मानव विश्व सभ्यता का विकास के दौरान मार्क्सवाद ने मानव सभ्यता का विकास जो दो वर्गों के आधार पर किया, और दो वर्ग कौन कौन से थे, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इन्हीं के आधार पर मार्क्स ने समाज को चार कालों में बांटा, चार कालों में बांटा या बांट दिया कार्ल मार्क्स ने। इन्हीं दो वर्गों के आधार पर समाज है जो उसको व्यवस्था, समाज में जो व्यवस्था थी उसको चार भागों में इसको बांट दिया। और व्यवस्था जो उस समय समाज में थी वो कैसी थी, चार भाग उनके कौन कौन से थे, तो एक तो थी दास प्रथा, सामंती प्रथा और पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा के अनुसार समाज को सबसे पहले तो उन्होंने दो वर्गों के आधार पर किया, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, और उनको आगे इन्हीं आधार पर मार्क्स ने समाज को चार कालों में बांट दिया। और चार काल या व्यवस्था या वर्ग कौन कौन से थे, तो दास प्रथा है नंबर 1 पे, 2 है सामंती प्रथा, नंबर 3 पे है साम्यवादी व्यवस्था और नंबर 4 पे है पूंजीवादी व्यवस्था। अब आगे मार्क्सवाद क्या कहता है, इन्हीं आधार पर मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था में श्रमिकों को उसके पूरे परिश्रम का पूरा लाभ मिल सके। कितनी मेहनत दौड़ धूप करता है तो उसका जो पूरा जो श्रम है वो उस श्रमिक को मिलना ही चाहिए। और ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा बिल्कुल उचित भी है। श्रमिकों को पूरा वेतन या उसका पूरा श्रम उसको मिलना चाहिए। इसके लिए जो मार्क्सवाद है वो क्या करना चाहता है, इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु, इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु मार्क्सवाद क्या करता है कि वह विद्रोह करता है, हिंसा करता है, क्रांति का समर्थन करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हिंसा, क्रांति यानी बदलाव, क्रांति का समर्थन और विद्रोह की भावना। विद्रोह यानी वो श्रमिकों को पूरा वेतन दिलाने के लिए हिंसा करता है, अगर आवश्यक है तो हिंसा करता है, और विद्रोह भी करता है और क्रांति का समर्थन करता है, क्रांति की भावना पैदा करता है। क्रांति यानी वो इस समाज में बदलाव लाना चाहता है। और यही मार्क्सवाद की जो महत्वपूर्ण विचारधारा थी कि मानव विश्व सभ्यता का विकास
उन्होंने किस तरह देखा, किस तरह हो सकता है। उनके अनुसार मानव सभ्यता का विकास दो वर्गों में हुआ है। दो वर्ग हैं, शोषक शोषित वर्ग, और इसी आधार पर उन्होंने समाज को चार वर्गों में बांटा था: दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। और इसी दौरान जो है श्रमिकों के लिए वो क्या चाहता है कि श्रमिकों को श्रम, जो वो श्रम करते हैं उनका पूरा परिश्रम, पूरा वेतन उनको मिलना चाहिए। अगर पूंजीवादी उनका विरोध करते हैं, उनको वेतन उस समय नहीं देते थे, तो उन्होंने क्या किया, मार्क्सवाद इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या करवाना चाहता है, एक तो वो क्रांति, जैसे हम आजकल अगर देखा जाए आंदोलन होते हैं, वो उसी का एक रूप माना जाता है। यानी किसान, जैसे हमारे इस देश में अभी चल रहा है किसान आंदोलन ही चल रहा है, किसानों को पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। यही एक कारण है कि वो फिर क्या करते हैं कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर वो हिंसात्मक आंदोलन पर भी उतारू हो जाते हैं। तो यही व्यवस्था उस समय थी। तो इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो है मार्क्सवाद हिंसा, क्रांति का समर्थन करता है और क्रांति की भावना पैदा करता है लोगों के अंदर। मार्क्सवाद क्या चाहता है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या वो मानता है, वो नंबर 1 पे ये मानता है धर्म ईश्वर एवं स्वपरलोक का विरोध करता है। स्वर्ग या परलोक का विरोध करता है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई है, धर्म, ईश्वर, स्व परलोक का विरोध करता है कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो धर्म है वो मानव विकास में बाधक भी हो सकता है। बाधक है, वो समाज को आगे बढ़ने नहीं देता। ये उनकी प्रमुख विचारधारा थी। वो मानते थे कि मानव विकास में बाधक तत्व कौन है, धर्म, और जो धर्म है वो आगे नहीं बढ़ना देता। लेकिन चूंकि उस समय की बात है, ये कार्ल मार्क्स की उस समय की बात है, कब की, 1918 में इनका जन्म हुआ था और लगभग 1850-60 के आसपास की वो बात है। उस समाज में उस समय परिस्थितियां कैसी थी, उस समय की वो बात कर रहा है। और कहीं न कहीं ये सच भी है। उनका दूसरा पॉइंट, पूंजीपति वर्ग के प्रति वो घृणा का विचार रखता है। जो मार्क्सवाद की मान्यताएं हैं वो पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का विचार करती है। क्यों? क्योंकि ये जो पूंजीपति वर्ग है ये शोषितों का शोषण करते हैं। उनके जो है परिश्रम, पूरा उनको परिश्रम नहीं मिल पाता। यानी वो शोषित वर्ग के प्रति, गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त करता है मार्क्सवाद की मान्यताओं में। नंबर 4 पे है कि नारी का यथार्थ चित्रण भी करता है। नारी का यथार्थ चित्रण, यानी कि जो नारियां हैं, नारी जो है उस समय समाज में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम थी। इसीलिए वो नारी का जो यथार्थ चित्रण है, वास्तविक चित्रण है, वो इस रूप में करता है। तो ये था हमारे मार्क्सवाद की मान्यताओं में धर्म, ईश्वर, स्व परलोक का विरोध करता है, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का विचार होता है, शोषित वर्ग की दीनता, गरीबी के प्रति सहानुभूति है और नारी का यथार्थ चित्रण भी करता है। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि ये विचारधारा जो है हिंदी में मार्क्सवादी विचारधारा है वो प्रगतिवाद के रूप में पनपी। और हमने पीछे पढ़ा था कि प्रगतिवाद का जो समय सीमा है वो 1936 से 43 के मध्य मानी गई है। और प्रगतिवाद जो है वो साहित्यिक रूप है किसका, मार्क्सवाद का ही रूप है हिंदी में। तो बात है 1936 की, 1936
ईस्वी के दौरान हमारे देश में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है 1936 में, प्रगतिशील लेखक संघ की, और ये लखनऊ में होती है। लखनऊ में इसका केंद्र होता है और इसकी अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1936 में इसी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ का जन्म होता है 1936 में, और सर्वप्रमुख सबसे पहले जो इसकी जो अध्यक्षता है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा की जाती है। प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनके सानी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शोषक वर्ग, शोषितों का चित्रण करते थे यथार्थ रूप में। किसानों के मसीहा, किसानों के जो कारुणिक दीनता का चित्रण वो किया करते थे। उनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, उपन्यास सम्राट भी उनको कहा जाता है। उपन्यास लिखे उन्होंने, बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार, उसको एक कलाकार भी बोल सकते हैं। बहुत इसके अंदर कला जो है वो कूट कूट के भरी हुई थी। इसी दौरान जो 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की लखनऊ के दौरान, और मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो किस रूप में पनपी, क्या मान्यताएं थी, क्या उनका कैसे विकास हुआ। यानी साहित्य और कला जो है वो एक मार्क्सवादी विचारधारा ही है उस समय के अनुसार। साहित्य और कलाएं समाज में आर्थिक और भौतिक जीवन से उत्पन्न होती है। जो साहित्य एवं कलाएं हैं वो भौतिक जीवन के अनुसार या अनुरूप ही पैदा होती है, अनुरूप ही उत्पन्न होती है, भौतिक जीवन के अनुसार या उसके रूप में उत्पन्न होती हैं। आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन जब होता है, आर्थिक एवं भौतिक धरातल पर जब परिवर्तन होता है, तभी साहित्य एवं कला का भी विकास होता है। यानी आर्थिक और भौतिक धरातल के साथ साथ जब परिवर्तन होता है, उसी के साथ साथ ही ये साहित्य और कला की विचारधारा जो है वो उसके साथ साथ चलती है, साथ साथ ही उसका विकास होता है। सामाजिक एवं क्रांति के साथ, यानी क्रांति यानी बदलाव के साथ साथ जो है इसके समाज में पुनर्निर्माण जब होता है, बदलाव के बाद जो पुनर्निर्माण होता है, उसी के साथ साथ साहित्य और कलाओं का भी निर्माण होता है, आगे विकास होता है। और साहित्य और कला जो है इस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो साहित्य के क्षेत्र में या सामाजिक जीवन के साथ साथ मार्क्सवादी विचारधारा की मान्यताएं क्या थी कि साहित्य एवं कला विचारधारा का ही रूप है। साहित्य एवं कलाएं भौतिक जीवन में जब परिवर्तन होता है, धरातल पर जब परिवर्तन होता है, उसके अनुसार ही साहित्य और कलाओं में भी परिवर्तन होता है और उसका विकास उसके साथ साथ समानांतर चलते रहते हैं।
आर्थिक भौतिक धरातल पर जब परिवर्तन होता है तभी साहित्य व कला में बदलाव होता है, उसी का विकास उसी रूप में होता है। सामाजिक और क्रांति यानी बदलाव के साथ साथ भी साहित्य में भी परिवर्तन चलता रहता है। तभी तो एक प्रसिद्ध लाइन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, यानी समाज में जो कुछ हो रहा है वो एक दर्पण शीशे के माध्यम से कौन उतारता है? साहित्य। और साहित्य को लिखते कौन है? साहित्यकार, कलाकार, लेखक, कवि। वो समाज के जो है जो यथार्थ रूप में जो हो रहा है परिस्थितियों के अनुसार उसी का वो चित्रण उसमें करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मार्क्सवाद है क्या, कि हिंदी की प्रगतिवादी कविता जो है वो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। यानी हिंदी कविता के दौरान जो प्रगतिवादी जो काव्य था वही क्या है? मार्क्सवाद है। और मार्क्सवाद एक विचारधारा है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स है। उनका जन्म 1818 में हुआ था, मृत्यु जो है वो 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी विचारधारा के अनुसार उन्होंने 3 नियम बताए थे कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और मानव सभ्यता के विकास की व्यवस्था या व्याख्या। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद में वो मानते हैं कि विकास जो है वो द्वंद्व से शुरू होता है। विकास जो है द्वंद्व से शुरू होता है। दो विरोधी शक्तियों का जब आपस में टकराव होता है तब तीसरी शक्ति का उदय होता है, तीसरी शक्ति का विकास होता है। और मार्क्सवाद का भी यही कहना था कि इसी द्वंद्वात्मक परिस्थिति के कारण जो है वो सृष्टि का निर्माण भी होता है, विकास भी होता है। और मार्क्सवाद जो है वो अलौकिक सत्ता को बिल्कुल नहीं मानता। जैसे आत्मा परमात्मा है उसको नहीं मानता, स्वर्ग नरक ये वो उसको इसकी सत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मूल्य वृद्धि के दौरान हमने देखा था कि उन्होंने 4 भागों में उसको बांटा है। 4 वस्तु की उत्पत्ति के कारण बताए हैं, साधन बताए हैं। वो कौन कौन से? मूल पदार्थ, स्थूल साधन और श्रमिक का श्रम हो गया और मूल्य वृद्धि हो गई। इसके बाद उन्होंने कार्ल मार्क्स ने समाज को 2 वर्गों में बांटा था, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। और मार्क्सवाद है वो शोषण का विरोध करता है और शोषितों के प्रति उनकी सहानुभूति है। नंबर 3 पे था मानव विकास, सभ्यता का विकास। कार्ल मार्क्स की इसी अवधारणा के अनुसार उनका समाज में विकास होता है और समाज व्यवस्था को उन्होंने 4 वर्गों में बांटा था, दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। इसके बाद जो मार्क्सवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी थी? मार्क्सवाद जो है धर्म, ईश्वर, परलोक, नरक, स्वर्ग इनका विरोध करता है, इनको नहीं मानता। और नंबर 2 पे था कि पूंजीपति वर्ग के प्रति वो घृणा का विचार देता है, विचार या प्रचार करता है उनका। नंबर 3 पे शोषित वर्ग के प्रति दया, सहानुभूति, करुणा ये सब वो रखता है। और नारी का यथार्थ रूप में चित्रण करता है कि नारी है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती है। और इसके बाद महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1936 के अंदर। हमने देखा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी लखनऊ में और उसकी जो अध्यक्षता है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा की जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में के साथ साथ सामाजिक जीवन में जो मार्क्सवाद की मान्यताएं हैं उसका विकास कैसे हुआ, उनकी अवधारणाएं क्या थी। तो वो थी साहित्य एवं कला जो है वो विचारधारा का ही एक रूप माना गया। उनमें साहित्य और कलाएं समाज के आर्थिक और भौतिक जीवन से जो बदलाव होता है उन्हीं के साथ उत्पन्न होती है, उन्हीं के साथ उसका बदलाव होता है। और आर्थिक भौतिक धरातल पर जब परिवर्तन होता है तभी साहित्य एवं कला का भी विकास होता है। और सामाजिक एवं क्रांति के साथ साथ साहित्य में भी बदलाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साहित्य समाज का दर्पण है।
जो साहित्यकार हैं वो समाज का आईना है, दर्पण है, प्रमुख माने गए हैं।